अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, या जीआई सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, जी से गैस्ट्रो और आई से इंटेस्टाइनल। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा सिस्टम है ये बेसिकली हमारे हाजमे का, हमारी खुराक की डाइजेशन का सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ऑर्गन्स। इसमें एक नेटवर्क्स होते हैं, बेसिकली नेटवर्क होता है इसके अंदर ऑर्गन्स का। डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो मिलके एक कम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड। अब वो जो फूड हमने खाई है, ठीक है स्टूडेंट, अब उसको ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी ने प्रोसेस करना है, उसमें से यूजफुल मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करना है और वेस्ट को जो है वो बॉडी से निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, जो हमने खुराक निगली है, जिसको हम बॉडी के अंदर लेके गए हैं। ठीक है, उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब ये कि जहाँ पे जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है खुराक में से वो न्यूट्रिशन लेके उसको बॉडी के उस पार्ट में पहुँचा देना। उसके बाद कहता है कि की कंपोनेंट इंक्लूड माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गाल ब्लैडर, पिंक्रियाज। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सारे नेम है ये बेसिकली हमारे जो खुराक का सिस्टम है, जो हमारे हाजमे का सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर ये सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। अब आपको पता है कि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? ओरल कैविटी से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ के आगे जो एक खुराक की नाली होती है उसको हम ईसोफिगस कहते हैं। ठीक है, ईसोफिगस जो है ये खुराक की नाली होती है। उसके बाद जो है एक बैग की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ईसोफिगस की एंडिंग पे, जिसको हम जो है वो मैदा कहते हैं या स्टमक कहते हैं। उससे आगे जो हमारा स्टमक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं। फिर इसके अलावा कुछ जो ये तो पूरा एक ट्रैक हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो लीवर हैं यानी जिगर है, गाल ब्लैडर जिसको पित्ता कहते हैं, और पिंक्रियास यानी कि लबलबा, ये तीन वो चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं कि ये खुराक की डाइजेशन के लिए डिफरेंट तरह के जो है ना हार्मोन, इंजाइम्स, केमिकल्स जो है ना ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, डाइजेशन सारी जो है ना ये हमारे पास माउथ से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक चल रही होती है। लेकिन ये कि जो लीवर है, गाल ब्लैडर और पिंक्रियास, ये सिक्रीशंस दे रहे होते हैं, हार्मोन्स दे रहे होते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। अब कहते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, वो ये है कि ये फूड की ब्रेक डाउन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और एलिमिनेट कर देगा बॉडी से वेस्ट मटेरियल को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशंस आ जाती हैं। अब यानी कि अब कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसमें जो सबसे पहले स्टूडेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाता है जी गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ आ जाती है, जिसको हम जर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंपली आम जुबान में स्टूडेंट मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जर्ड क्या है। कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को गले में जलन महसूस होती है, वो फील करते हैं कि जैसे खाने की जो तजाबियत है वो उनके गले में महसूस हो रही है। ठीक है, खाना खाने के बाद उनको ये कंडीशन महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये जो चीज़ होती है ये जर्ड कहलाती है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि हमारे मैदे के अंदर खुराक को हजम करने के लिए डिफरेंट तरह के एसिड जो हैं वो सक्रीट हो रहे होते हैं, लीवर से, गाल ब्लैडर से और पिंक्रियाज से। अब वो जो एसिड है उनका काम होता है खुराक को डाइजेस्ट करना, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो एसिड हैं ये हमारे स्टमक में ऐसे होते हुए ईसोफिगस में, और ईसोफिगस यानी खुराक की नाली से होते हुए गले में आते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले के जो मसल्स हैं उनके अंदर हमें जो है एक जलन सी महसूस होती है। तो ये जो इशू है इसको हम जर्ड कहते हैं। अब वो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ इज़ अ क्रोनिक कंडीशन, एक क्रोनिक कंडीशन है। क्रोनिक कंडीशन का मतलब ये कि जो आपको जो ऐसी डिजीज़ जो कि थोड़े से लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है, जिसको जो है ना जिसको अफेक्ट किए हुए आपको कह लें कि आपको 6 वीक से ऊपर का जो है वो ड्यूरेशन हो गई है, तो ये रिलीव नहीं हुई। इन विच द स्टमक एसिड फ्लो बैक इनटू द ईसोफिगस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टमक का एसिड है वो फ्लो बैक कर जाएगा, चला जाएगा कहाँ पे? हमारे ईसोफिगस के अंदर, काजिंग द इरिटेशन काज करेगा एंड इन्फ्लामेशन। तो सारी बात है, एसिड है, एसिड जब जाएगा तो जाके हमारे गले को भी अफेक्ट करेगा, वहाँ पे सूजन करेगा। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में चेक करें कि ये जो है ये जो सिस्टम हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। ठीक है,
अब ये जो ऊपर वाला इसका पोर्शन है ये जी इसोफिगस का पोर्शन है, ठीक है। अब खुराक जैसे इसके अंदर आती है, स्टमक के अंदर आती है, तो क्या होता है कि खुराक जब ये प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मली ये जो एक एरिया है इसने क्या किया हुआ, स्टमक को लॉक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये एरिया डिस्टर्ब होगा, ये लॉक नहीं होगा, ठीक है, तो खुराक हमारी वापस चले जाएगी, जो है एसिड जो है वो वापस चला जाएगा गले की तरफ, इसोफिगस की तरफ, ठीक है। तो उसकी वजह से ये सारा जो मसला है ना पैदा होता है। और ये प्रॉब्लम क्यों पैदा होती है, ये खराबी क्यों पैदा होती है स्टूडेंट, उसकी रीज़न ये कि ये जो है ना बेसिकली ये सफिंटर है स्टमक का, ठीक है। सफिंटर बोलते हैं लॉक को, आप कह लें, ठीक है। एक लॉक है, जैसे ही खुराक जो है ये इसोफिगस के थ्रू आएगी स्टमक के अंदर, तो जैसे ही आएगी इसके करीब सफिंटर के, ये खुल जाएगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओपन दिखाया हुआ है। लेकिन खुराक जैसे ही अंदर की तरफ जाएगी तो ये दोबारा बंद हो जाएगा। लेकिन जो जर्ड के पेशेंट होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर ये जो लॉक है ये दोबारा से क्लोज नहीं होता, ये खुला रहता है। उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्टमक से एसिड है वो वापस चला जाता है थ्रोट में और मसला काज करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ लग गई होगी। आगे जो यहाँ पे कह रहा है आपके नोट्स में, वो ये बात बता रहा है कि काजिंग इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन, तो इरिटेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी। द इसोफिगस इज अ ट्यूब, अब कह रहे हैं कि इसोफिगस एक ऐसी नाली होती है दैट कैरीज द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, यानी ये जो इसोफिगस है ये हमारे मुंह से खुराक को लेकर स्टमक में लेके जाती है। व्हेन द लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, जब जो है इसोफिगस की जो लोअर साइड है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जो साइड है लोअर साइड है जिसे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, ठीक है। मस्कुलर रिंग, एक रिंग की तरह का, एक मसल्स का बना हुआ रिंग होता है दैट सेपरेट द इसोफिगस फ्रॉम द स्टमक, जो कि सेपरेट कर रहा होता है इसोफिगस को स्टमक से, ठीक है। इसोफिगस और स्टमक को जो सेपरेट करने वाला वो ये स्फिंक्टर है। उसके बाद कहता है कि बिकम वीक, ये कमज़ोर हो जाता है, और रिलैक्स, या फिर बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा इनअप्रोप्रिएटली, ठीक है। प्रॉपरली रिलैक्स हो, इनअप्रोप्रिएटली रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, बंद नहीं होगा। एंड द स्टमक एसिड मूव्स अपवर्ड, स्टमक का एसिड ऊपर की तरफ जाएगा इनटू द इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर, और लीडिंग टू द जर्ड, और जर्ड काज करेगा। नेक्स्ट कहता है जी काजिस। अब काजिस की बात करते हैं तो काजिस का मतलब क्या है, वजूहात। अब ये क्यों होता है, द प्राइमरी काज ऑफ द जर्ड इज द माल फंक्शन ऑफ द लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, यानी कि ये जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है LES है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, माल फंक्शन हो जाता है, यानी प्रॉपर काम नहीं करता। अलाउइंग स्टमक एसिड टू फ्लो बैक इनटू द इसोफिगस, तो जो है वो अलाउ करता है कि जो है स्टमक से खुराक या एसिड जो है वो वापस इसोफिगस में जाए। इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि ये जर्ड को काज करते हैं। इसमें हियाटल हर्निया आता है, ठीक है, ये आपके हियाटल हर्निया के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो हमारी इसोफिगस है इसकी फॉर्मेशन सही नहीं होती, ठीक है, ये बच्चों में मसला ये डायग्नोज हो जाती है, ये सर्जिकल इशू होता है, ठीक है। इसोफिगस जो है उसकी डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होती, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है डेवलप हो जाती है। ओबेसिटी, मोटापा, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, स्मोकिंग की वजह से, या फिर कुछ मेडिकेशंस की वजह से जो है ये सारे इश्यूज जो हैं डेवलप होते हैं। सिम्टम की बात करते हैं जी, कॉमन सिम्टम जो इसमें आ जाते हैं वो आ जाता है जी हार्ट बर्न, ठीक है। हार्ट बर्न का होता है कि अ बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट और थ्रोट, कि आपको सीने के अंदर या गले के अंदर जो है वो एक जलन सी महसूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट सिम्टम जो आता है वो रीगर्जिटेशन आ जाता है, जिसको हम आम जुबान में खट्टी डकारें भी कहते हैं। सोर आर बिटर टेस्टिंग एसिड बैकिंग अप इनटू द थ्रोट और माउथ, ठीक है, कि हमें जो है ना एक खट्टा सा या एक कड़वा सा टेस्ट आएगा एसिड का अपने मुंह के अंदर या फिर गले के अंदर, ठीक है, जिसको हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। चेस्ट पेन, ठीक है, रिजेंबल हार्ट पेन, ठीक है, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि ये जैसे मेरे दिल की दर्द है। एंड इंडिविजुअल शुड सीक मेडिकल अटेंशन टू रूल आउट द कार्डिक इशू, तो पेशेंट जो है वो क्या करेगा, मेडिकली डॉक्टर के पास जाएगा और अपनी इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए वो कोशिश करेगा, चेक करेगा कि कहीं मुझे कार्डिक इशू तो नहीं है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, ठीक है, निगलने में उसको प्रॉब्लम होगी। सॉल्विंग का मतलब क्या, निगलना, तो उसमें प्रॉब्लम होगी ड्यू टू इरिटेशन एंड नैरोइंग ऑफ द इसोफिगस, क्योंकि इसोफिगस क्या नैरो हो गई है, इरिटेशन उसमें हुई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से निकलने में प्रॉब्लम आएगी। क्रोनिक कफ और हॉर्सनेस, ठीक है, उसको कफ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और हॉर्सनेस का मतलब क्या है कि उसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाएगी। रिजल्टिंग फ्रॉम द एसिड स्टमक इरिटेटिंग द थ्रोट, उसकी रीज़न क्या है कि जो एसिड का स्टमक है वो हमारे गले को जाके तंग करेगा, जिसकी वजह से हमें कफ भी होगी और हमारी आवाज़ भी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि डायग्नोसिस, हम किस तरीके से इसको डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो डायग्नोसिस स्टूडेंट इसकी डिपेंड कर रही होती है कि हम इसके सिम्टम से, यानी कि इसकी मेडिकल हिस्ट्री से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ मेडिसिन जो कि हम ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स जो है वो स्टार्टिंग
में आपको एंटासिड वगैरह देने की कोशिश देते हैं, ठीक है। कोई इस तरीके के स्टमक से रिलेटेड सिरप्स वगैरह देते हैं कि चेक करते हैं कि आपका ये मसला हल हो जाए, ठीक है। मेडिकेशंस के थ्रू भी इस मामले को डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है। इन सम केसेस डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर तो ये सारे सिम्टम वगैरह मेडिकल हिस्ट्री से आपका मसला नहीं हल हो रहा, फिर डॉक्टर जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाता है, जिसमें हम अपर एंडोस्कोपी करवाते हैं, ठीक है। इसोफिजियल पीएच मॉनिटरिंग, यानी इसोफिगस के अंदर पीएच लेवल कितना है उसको मॉनिटर करते हैं। कुछ इमेजिंग स्टडीज़ करवाते हैं, ठीक है, टू असेस द सीवियरिटी ऑफ द जर्ड एंड टू रूल आउट द कॉम्प्लिकेशन, कि जो जर्ड की कितनी जो है वो शिद्दत के साथ ये बीमारी अफेक्ट कर रही है, ठीक है, और क्या क्या इसने पेचीदगियाँ पैदा कर दी हैं। इनके लिए हम जो है वो इमेजिंग स्टडीज़ करवाते हैं, पीएच को मॉनिटर करते हैं, अपर एंडोस्कोपी करवा रहे होते हैं। अपर एंडोस्कोपी स्टूडेंट क्या होती है कि इसके अंदर जो है ना हम कैमरा डाल के अपनी ईसोफिगस को, अपने स्टमक को जो है वो रूल आउट करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। इसके बाद ट्रीटमेंट आ जाता है जी। ट्रीटमेंट में कहते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आर ऑफन द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड मे इंक्लूड। अब जो यहाँ पे भी जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, जो बताया जाता है स्टूडेंट पेशेंट को, वो यह है जी अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ठीक है। लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन उसके अंदर करनी है, ठीक है, यानी अपनी अपनी डाइट को चेंज करना है, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, ठीक है। डाइटरी चेंजेस में आ जाता है कि अवॉइड ट्रिगर फूड्स, ऐसी फूड्स को आपने अवॉइड करना है जो कि इस सारी कंडीशन को ट्रिगर करें, सच एज स्पाइसी और एसिडिक फूड, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर एसिडिक होते हैं, स्पाइसी फूड होती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। कैफीन, चॉकलेट्स वगैरह से अवॉइड करना है। वेट मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपने उसको वेट को लूज़ करना है। फिर इसके अलावा कहता है कि एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड ड्यूरिंग द स्लीप। आप कहते हैं कि जो आपकी सर वाली साइड है, ठीक है, तकिया है जो, ठीक है, या बेड है, आपने उसको सर वाली साइड से ऊंचा रखना है, ठीक है, ताकि जो है स्टमक से जो है वो एसिड का फ्लो जो है वो गले की तरफ ना जाए, ठीक है, यानी ग्रेविटी के थ्रू वो जो है ग्रेविटी के की फोर्स के थ्रू जो है वो आपके स्टमक की तरफ मूव करे। उसके बाद कहता है जी अवॉइड लार्ज मील्स बिफोर बेड टाइम, यानी कि रात के खाने से सोने से पहले जो है रात का खाना वो आपने हैवी नहीं खाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लार्ज मील से अवॉइड करना, हल्का फुल्का सा खाना है। उसके बाद है जी क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग आपने छोड़ देनी है। उसके बाद आ जाता है जी मेडिकेशन। मेडिकेशन हम क्या दे सकते हैं इस तरह के पेशेंट को, तो इसमें जी हमने ऐसी मेडिसिन देनी है जो कि स्टमक की एसिड की प्रोडक्शन को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगी, ठीक है। ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगी, या फिर उस एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगी। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि उसके असर को ख़त्म कर देंगी। एग्जाम्पल्स में जो चीज़ें आ जाती हैं जो हम देते हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, पीपीआई कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर H2 ब्लॉकर्स देते हैं और एंटासिड्स देते हैं। ये वाली मेडिसिन जो हैं ये दी जाती हैं। उसके बाद है जी प्रोकाइनेटिक एजेंट्स दिए जाते हैं। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स स्टूडेंट इस वजह से दिए जाते हैं, या ये ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इसोफिगस के अंदर जो प्रॉब्लम आई हुई है, इसोफिगस के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो रहे, ठीक है, या रिलैक्सड ही पड़े हुए हैं, ठीक है, खुराक को जो है वो बैकवर्ड कर रहे हैं, तो ये उसकी मोटेलिटी को, ठीक है, उसकी मूवमेंट को, उसकी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन को जो है ये कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स जो हैं हम इसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।